नमस्कार। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप सभी जो सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया है उसके आज की खबर पे सभी लोग उलझे हुए होंगे, बैठे हुए होंगे टेलीविजन स्क्रीन के सामने में, क्योंकि एक प्रदेश में अनैतिक गठजोड़ फिर से शुरू हो गया। इसके पहले 2017 में अनैतिक गठजोड़ हो गया, अब फिर 2022 में अनैतिक गठजोड़ हो गया। और इसकी खबर आपको भी, हमें भी एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट, हमें भी रोमांचित करती है। हमने एक आर्टिकल लिखा है एक अखबार के लिए, जो एक दिन के बाद प्रकाशित होगा। राजनीति का रोमांच वो संभवतः अपने दर्शकों के लिए मुहैया कराऊंगा। लेकिन आज 9 अगस्त को 9 अगस्त को जिसको मीडिया को ज्यादा से ज्यादा दिखानी चाहिए थी, लेकिन आज वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। मुंबई के आजाद मैदान में आंदोलन हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट को रिपीट किया गया। लेकिन ये जो बेईमान भ्रष्ट नेता है ना, उनके अनैतिक गठजोड़ हमारी आबादी के लिए और हमारी मीडिया के लिए भी सबसे बड़ा न्यूज होता है। और हमारी आबादी भी ये जानना चाहती है कि कौन किसके साथ जा रहा है। ये जो सुपरफिशियल खबरें होती हैं, सुपरफिशियल इवेंट्स होते हैं, वो हमारी आबादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि बावजूद इसके कि इतनी इतनी बड़ी घटना को, कि एक नेता अपने पहले अलायंस को तोड़ करके दूसरे अलायंस में जा रहे हैं और फिर वही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये कुर्सी का खेल है, वहां कोई नीति, अनीति, एथिक्स, इस सब का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। ना तो वो अनीति में विश्वास करते हैं, ना नीति में विश्वास करते हैं, ना कोई चरित्र है। ऐसे नेताओं की वजह से हमारा देश पिछड़ रहा है। ऐसे नेताओं का भी प्रतिकार कीजिए, विरोध कीजिए, चाहे वो वाम हो, दक्षिण हो, सेंटरिस्ट हो। हर जगह अनैतिक नेताओं का एक समूह बन गया है पूरे देश में, जो प्रत्येक दिन, हर क्षण अनीति का सहारा लेकर के अपने आप को सिर्फ सरवाइव करवाना चाहता है। अब उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं बची है। जनता को वो कैसे फेस करेंगे, मैं तो हैरान हूं। इसलिए दर्शकों, आज क्विट इंडिया मूवमेंट की जो शुरुआत की थी गांधी ने, आज हमारे सूरमा ने मुंबई के आजाद मैदान में भी आंदोलन किया और क्विट इंडिया मूवमेंट फिर से दोबारा शुरू करना पड़ेगा भारत में भी। लेकिन ये क्विट इंडिया इस बार इन चरित्रहीन नेताओं के खिलाफ नहीं है। इन चरित्रहीन नेताओं की तो चर्चा ही हमने बंद कर दी। हमें तो कोई लेना देना नहीं। कभी कभार इच्छा होती है तो इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये चरित्रहीन नेता को मालूम ही नहीं है, ये तो लीडरशिप के लायक नहीं है। इधर हो उधर हो, सभी चरित्रहीन हैं, अयोग्य हैं, हमारे देश को नेतृत्व देने के लायक नहीं है। आज राज्यों का जो हाल है आपसे छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि ये सभी वर्ल्ड माफिया के चक्कर में फंसा हुआ है, उन गिरोह के चक्कर में फंसा हुआ है। आज इसी मुद्दे पर WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UN, इस सब के घालमेल पर एक युवा साथी और अपने अनुभवी डॉक्टर के साथ बात करेंगे कि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर कैसे वर्ल्ड माफिया का कब्जा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कर रहा है। ये जो देख रहे हैं ना कि ये नेता इधर अलायंस तोड़ दिया, उधर अलायंस कर लिया, दीज आर ऑल सुपरफिशियल इवेंट्स। असली लड़ाई तो उन माफियाओं के साथ है हमारी, जिसके खिलाफ हम सब ने मोर्चा खोला है। आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। वो खबरें तो आती जाती रहेंगी, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अभी बिहार में क्या हो रहा है, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि उनको आपको रिलीफ देना उनके एजेंडे में नहीं है। उनको अपना कुर्सी, अपना खेल जारी रखने में। तो स्वागत कीजिए आज शिवांक यादव जी का। शिवांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवांक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ के चेयरमैन है डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, आपका भी स्वागत है डॉक्टर बनर्जी। क्विट इंडिया मूवमेंट के दिन आज ये बड़ी हिम्मत चाहिए। आज हर टेलीविजन चैनल पर एक ही खबर चल रही है, सुबह से लेकर शाम तक। राजभवन पहुंचे, इस्तीफा दिया, उनसे मिल गए, उनसे नहीं मिले, अब दूसरा अलायंस हो गया।
पहले भ्रष्टाचारी था, अब सांप्रदायिक हो गया, फिर सांप्रदायिक के साथ चले गए जो कि भ्रष्टाचार था। तो ये तो अब इन लोगों के, इन नेताओं का कोई चरित्र बचा नहीं। उस दिन हमने ये हिम्मत की है कि इस मेन स्ट्रीम मीडिया के बियॉन्ड जाकर के कुछ कॉन्क्रीट गंभीर चर्चा करो। तो डॉक्टर बैनर्जी, आज हमने बहुत युवा साथी शिवांग यादव जी को बुलाया है। शिवांग बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं डॉक्टर बैनर्जी, मैं आपको बताऊं, पूरे देश भर में घूम घूम करके अद्भुत शोध किया है उन्होंने। और इन सबकी एक टीम ने जो खुलासा किया है, जिसपे हमारे भारतवासी को यह जानना चाहिए कि किस प्रकार से ये जो योद्धा हैं, ये संघर्ष करके, रिसर्च करके आपको मुहैया कराए हैं, और आप जातियों में उलझे हुए हैं, आप धर्म में उलझे हुए हैं, आपको असली लड़ाई जिनसे लड़नी है इसका तो आपको मालूम ही नहीं है। तो आज शुरुआत करेंगे शिवांग, असली जो हमारे जो दुश्मन हैं, जिसके खिलाफ पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, आज जरा बारी बारी से हमारे दर्शकों को बताइए और फिर डॉक्टर बैनर्जी की भी प्रतिक्रिया लें। जी देखिए आशुतोष जी, ये जो देश के अंदर जो भी राजनीति चलती है, मैं तो काफी समय से इस चीज को देख रहा हूँ कि जो भी ये राजनीति है इसका स्तर क्या है आज, और ये स्तर गिराया किसने, जानबूझ के गिराया गया इस स्तर को, ताकि लोग सिर्फ इसी बहस में पड़ जाएं कि इस प्रदेश में या इस जगह पे कोई ये ए पार्टी आने वाली है या बी पार्टी आने वाली है, एक्स वाई जेड, वो कोई भी पार्टी हो सकती है। तो लोग सिर्फ इसी, लोगों की बहस के जो मुद्दे हैं, जो लोग साथ में उठते बैठते हैं परिवार के अंदर, वो सिर्फ इसी बात तक सीमित रह गए हैं कि यहाँ पर इस पार्टी को जीत जाना चाहिए और यहाँ पर इस पार्टी को जीत जाना चाहिए। और संसद के अंदर जो बातचीत होती है पार्टियों के बीच में, वो आप देखिए बहस जो होती है वो सिर्फ इन्हीं मुद्दों पे है। स्मृति ईरानी किसी बात पे कुछ कह रही हैं, छोटी छोटी बातों पे, लेकिन जो वैश्विक मुद्दा होता है, जो मुद्दा वैश्विक होता है, वो आप देखिए सब कान दबा के सब उस चीज पे सहमति जता देते हैं। उस बात का कोई विरोध नहीं होता देश के अंदर। अगर देश में लॉकडाउन लगना है तो उस बात का कोई विरोध नहीं करेगा, वो चुपचाप लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बारे में कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन जो छोटे मुद्दे हैं, इनके ऊपर संसद के अंदर खूब बहस चलती है। जो निरर्थक बातें हैं, जो बातें देश को गुलाम बना रही है, उनके ऊपर बहस नहीं चलती। अब ये जो गुलाम बनाने की पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया चलती है संस्थाओं के माध्यम से। दुनिया के अंदर कुछ संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना की गई, उन संस्थाओं के अंदर ऐसे लोगों को बिठाया गया जिनके अपने पास कोई बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है, वो पूरी तरीके से सरेंडर कर चुके उन लोगों को जिन्होंने इन संस्थाओं की स्थापना करी, क्योंकि उनका एक उद्देश्य है दुनिया के अंदर एक विश्व सरकार को निर्माण करना। अब ये जो विश्व सरकार का निर्माण की जो बात है, ये बातें कभी संसद की बहस में नहीं आएंगी। मोदी भले ही अपने संसद में खड़े होकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर देंगे, विपक्ष उसका कोई एनालिसिस भी नहीं करेगा, कोई न्यूज चैनल इस बात को नहीं दिखाएगा कि मोदी ने संसद के भाषण में ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, क्या मायने हैं इस शब्द के, उसके ऊपर कोई क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होगा। चाहे वो कोई भी चैनल हो, चाहे वो लेफ्ट के चैनल हो जो लेफ्ट ओरिएंटेड है, चाहे वो राइट ओरिएंटेड चैनल है, कोई इस पे बात नहीं करेगा। अब ये जो संस्थाओं की बात थी, ये संस्थाओं का निर्माण किया गया यूरोपियन यूनियन के जो उसको जिन्होंने डिजाइन किया था, उनका नाम था जीन मोनेट। जीन मोनेट थे जिन्होंने यूरोपियन यूनियन का डिजाइन एक बनाया था, और कि ऐसा होना चाहिए, इतने देश होंगे उसके अंदर। उन्होंने एक बार एक बात कही थी, वो इस बात को कह रहे थे क्योंकि वो भी इसी चीज के अंदर थे। पूरा ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्लोबल एलिट्स हैं, ये जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं, जो बैंकर्स हैं, वो भी इन्हीं के साथ में ही थे। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हिंदी में बता रहा हूँ उस बात को, अंग्रेजी में बोली थी कि मनुष्यों के बगैर कुछ भी करना संभव नहीं है। जो लोग होते हैं उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपने आप को एक मालिक की तरह देख रहे थे और मालिक की तरह बात बता रहे थे, ये बयान दे रहे थे कि ये जो आदमी है जिनको हम एम्प्लॉय करते हैं या कुछ भी अपने नीचे रखते हैं, तनख्वाह पे रखते हैं, इनके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन जो संस्थान है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्थानों के बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। उन्होंने ये बात कही कि मनुष्यों के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन जो संस्थान होते हैं उनके बिना कुछ भी स्थायी नहीं होता। मतलब कि जब तक आप किसी चीज की एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे, वो प्रोग्राम लंबा नहीं चल सकता। जैसे कि वर्ल्ड बैंक बनाया गया, जैसे कि सबसे पहले बनाया गया था CFR, बनाया गया था फॉरेन रिलेशंस, काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस, CFR बनाया गया था, बिल्डरबर्ग ग्रुप है। तो जब तक आप किसी चीज, आपने कोई एक आइडिया सोचा कि भाई मुझे दुनिया पे शासन करना है, तो जब तक आप उस चीज को लेके एक संस्था नहीं बनाएंगे, तब तक कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। तो इन लोगों ने उस समय से संस्थाओं का ही बनाना शुरू करा प्रथम विश्व युद्ध के बाद।
तो 1919 के बाद इन्होंने कई सारी संस्थाएं बनाई, जैसे लीग ऑफ नेशंस बनाई, वही आगे चल के जो आज ये है यूनाइटेड नेशंस, वो उसी को डेवलप कर दिया है, उसका नाम बदल दिया। पहले लीग ऑफ नेशंस था, अब उसका नाम इन्होंने यूनाइटेड नेशंस कर दिया है। तो ये जो संस्थाएं होती हैं, इनका बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ये उद्देश्य होता है कि अपनी चीज को स्थायी कर देना। आप कोई एक एजेंडा, एक प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, स्थायी कर दिया, अब वहां से ऑर्डर आएगा। जो ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, भारत सरकार को ये आदेश देगा कि आपको मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये भारत देश का अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं होगा, भारत सरकार का या भारत के लोगों का, कि भाई मास्क लगाने की साइंटिफिक क्या है, हम क्या उसको देख सकते हैं, क्या उसके पीछे क्या है, क्या वो रोकेगा भी वायरस को या नहीं रोकेगा, कहीं उसके हेल्थ के नुकसान थोड़ी ज्यादा है, वो इस बात पे डिस्कशन नहीं चलेगा भारत के अंदर। वो संस्था बताएगी भारत सरकार को, और भारत के लोगों को भी एडवाइस करेगी कि आपको देश के अंदर लोगों को मास्क लगवाना है और आपको इतना लॉकडाउन करना चाहिए। एक तो भारी न्यूज में हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने एडवाइस किया है, लेकिन एक जो पीछे की लॉबी है वो पूरी तरीके से सरकार को घेर के रखती है कि आपको ये काम करना ही है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मोदी जी हैं, तो उन्होंने जैसे नोटबंदी का डिसीजन लिया, आपको क्या लग रहा है मोदी जी ने अकेले ले लिया? उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो उनको फोर्स करते हैं, और उनके पास अपनी, इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो देश का नेता है वो बुद्धिमान होना चाहिए। अगर उसके पास अपनी बुद्धि नहीं है तो उसे देश का नेतृत्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहा, उसके आसपास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो उसको डिसीजन लेने पे मजबूर कर रहे हैं और उसको डिसीजन इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं कि आपको नोटबंदी कर देनी चाहिए। तो अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो पूछेगा भाई क्या होगा नोटबंदी से, मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। लेकिन जो मूर्ख है वो तो बोलेगा कि नोटबंदी करनी चाहिए, ठीक है कर दो भाई। वो ये थोड़ी पूछेगा कि इससे होगा क्या, या लॉकडाउन कर देना चाहिए, हाँ भाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग ऐसे लोगों को सत्ता में चाहते हैं जो दुनिया के अंदर जिन्होंने संस्थाएं बनाई, कि ऐसे लोग सरकार में, ऐसे लोग देश का नेतृत्व करें जो अपना दिमाग ज्यादा ना चलाएं, जो हमारे गुलाम बन के चले, और जिनके अंदर देशभक्ति की भावना ना हो। तो ये संस्थानों के निर्माण करने का पूरा यही है, जिसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसा संस्थान भी आज बना है, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को निश्चित कर रहा है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे जो संस्थान है वो देशों को कर्ज देते हैं। आप कर्ज नहीं भी लेना चाहेंगे, कोई देश कर्ज नहीं लेना चाहेगा, वर्ल्ड बैंक IMF जबरदस्ती आके आपको आपकी जेब में कर्ज डालेंगे, और वो ऐसे देशों को ढूंढते हैं दुनिया के अंदर जो देश उन्हें कर्ज वापस ना लौटा पाए। ये उनका बहुत पुराना एजेंडा है। जो देश उन्हें कर्ज वापस लौटा देगा वो उसको कर्ज नहीं देते, जो उनको कर्ज वापस ना लौटा पाए उसको जेब में जाके पैसे डालते हैं, क्योंकि जब वो नहीं लौटा पाता तो धीरे धीरे करके अपनी देश की सरकारी संपत्तियां बेचता है, अपने देश की कंपनियां बेचता है, अपने देश के बड़े बड़े संस्थान बेचता है, जिस प्रकार आज भारत में चल रहा है। तो एक पत्रिका थी काउंटर पंच नाम से, उस पत्रिका के अंदर एक इकोनॉमिस्ट थे, मुझे उनका भी नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने एक बात कही थी कि जब कोई देश दिवालिया हो जाता है तो उसके दिवालिया होने की जो सबूत होते हैं वो ये होते हैं कि उस देश की सरकारी संपत्ति बिकने लगती है। तो जब उस देश की सरकारी संपत्ति बिक रही होती है, प्राइवेट लोग उसकी देश की सरकारी संपत्ति को खरीद रहे होते हैं, इसका मतलब आप ये समझ ले कि वो देश दिवालिया हो चुका है। वो देश दिवालिया होने की कगार पर नहीं है, हो चुका है। श्रीलंका जैसा हालात होने में उसको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो दिवालिया हो चुका है। अगर हम एक आम आदमी के बारे में देखें तो एक आम आदमी को हम दिवालिया कब बोलते हैं? जब उसकी दुकान बिक जाए, उसके घर का सामान बिकने लग जाए, तब हम बोलते हैं कि भाई दिवालिया हो गया, इसके पास पैसे नहीं है देने के। तो आज भारत की वही स्थिति है, हमारे देश को पूरे तरीके से केंद्रीकरण में फंसाया जा रहा है। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला, वो पूरा गांधी जी की जो पूरी आप अगर हिंद स्वराज पढ़ें या गांधी जी ने जितना भी अपने अखबारों में लिखी बात, वो सिर्फ इसी बात को केंद्र में रख के थी कि एक जगह से डिसीजन होकर पूरे देश में वो डिसीजन नहीं जाएगा, केंद्रीकरण नहीं होगा। भारत गांव का देश है, गांव की अपनी अलग एक सत्ता है, गांव अपना डिसीजन खुद लेगा, विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ना है। गांधी जी का पूरा जरा ये मैं आम दर्शकों के हिसाब से पूछ रहा हूँ, मुझे तो खैर मालूम है, लेकिन ये आम दर्शकों का एक सवाल हो सकता है। अब आप ये आ गए हैं, हालांकि मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, डॉक्टर बनर्जी भी आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, वो भी आज मेरे ख्याल से सवाल करने की ही भूमिका में रहेंगे डॉक्टर बनर्जी, क्योंकि वो WHO के बारे में कुछ वो जानना चाहेंगे और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी एक सोशल मीडिया पे और जगह पे जगह ये चल रहा है कि स्कॉर्पियो एन अभी लॉन्च हुआ और वो उसकी जो बुकिंग है वो कई लाख करोड़ की हो गई है, और 17,000 स्कॉर्पियो जो है वो बुक हो गया है।
तो जाहिर है एक स्कॉर्पियो का अगर आप निकाल लें तो कई लाखों में है, तो कई लाखों में उसका बुकिंग होगी। तो ये कॉन्ट्रास्ट है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि वो देश दिवालिया हो रहा है अगर हम सरकारी संपत्ति को बेचते जाते हैं, फिर इतनी बुकिंग कहाँ से हो रही, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? तो हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है और या वो जो 1-2% लोग हैं जो कि सुपर एलीट हैं या फाइनेंस को एक प्रकार से उसका कंसोर्टियम बन गए हैं, क्या वो खरीद रहे हैं या इसका डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है? तो ये कॉन्ट्रास्ट थोड़ा दर्शक समझना चाहेंगे कि क्या हम श्रीलंका से भारत की तुलना करें या ना करें? देखिए, एक चीज है, जैसे आज हम एक देखते हैं जीडीपी काउंट किया जाता है कि इस देश का जीडीपी इतना है। तो अगर आप जीडीपी के आंकड़े में देखें तो वो ऊपर चले जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है। जीडीपी एग्जैक्ट फिगर नहीं होती किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नापने की। अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो जो जीडीपी जैसा शब्द है, ये आपके देश की अर्थव्यवस्था को समझा नहीं सकता अच्छे से, क्योंकि जीडीपी में अंबानी ने, अडानी ने जो रुपए कमाए लॉकडाउन के चलते, पैसा कभी भी देखिए ऐसा नहीं होता है कि पैसा कहीं खो जाता है, वो हमेशा एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाता है। अगर अंबानी की संपत्ति जो लॉकडाउन में दुगनी हुई, अडानी की संपत्ति दुगनी हुई, अंबानी की संपत्ति भी बढ़ी, तो वो बढ़ी कहाँ से? वो बढ़ी वहां से क्योंकि कुछ लोगों का नुकसान हुआ, कुछ लोगों का सामान नहीं बिका, कुछ लोगों का पैसा डूब गया। वो पैसा डूबा तो इनके पास गया। क्यों? अगर आप देखें कि भाई अंबानी हम पैसे वाले हो गए, अडानी पैसे वाले हुए, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग उतने ही मात्रा में गरीब भी हुए हैं भारत के अंदर जब पूरा लॉकडाउन चला। तो ये जो जीडीपी अकाउंट है, ये अंबानी और अडानी की संपत्ति को मिला के पूरे देश की संपत्ति को बता देता है कि हाँ भाई जीडीपी ग्रो कर रही है। लेकिन अगर आप उसे देखेंगे धरातल पे, तो पैसे का शिफ्ट हुआ है बहुत बड़ा। पैसा इधर से इस हाथ से उस हाथ में बहुत बड़ी मात्रा में गया पूरे लॉकडाउन के चलते, क्योंकि लॉकडाउन में किसी का सामान नहीं बिक रहा था, सब दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था, लेकिन अडानी की संपत्ति बढ़ रही थी। तो बढ़ कहां से रही थी? बढ़ वहां से रही थी क्योंकि जो पूरा फ्यूचर मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसके अंदर उन्होंने पहले से, उन्हें पता था कि लॉकडाउन लगाया जाएगा, तो उससे पहले ही आप देखेंगे जब लॉकडाउन लगा था उससे एक दिन पहले ही शेयर मार्केट पूरा क्रैश हो गया था। शेयर मार्केट से अपने सारे शेयर निकाल लिए गए उन लोगों ने, और उसके बाद उसमें फिर पैसा लगाया। उससे क्या होता है, शेयर मार्केट में पैसे की वैल्यू कम होती है तो भी आदमी जीतता है, ज्यादा होती है तो भी जीतता है। वो सट्टा लगाने के ऊपर है कि भाई कल गिरेगा, मैंने इसके ऊपर सट्टा खेल दिया, तो अगर गिर गया तो मैं जीत जाऊंगा। शेयर मार्केट कल ऊपर जाएगा, मैंने इसके ऊपर पैसा लगा दिया, और अगर ऊपर चला गया तो मैं जीत जाऊंगा। तो आपके पास अगर पहले से इन्फॉर्मेशन है कि कल शेयर मार्केट नीचे गिरेगी, तो आप शेयर मार्केट के राजा हैं। इन्फॉर्मेशन के ऊपर है पूरी बात। मतलब तो आप ये कह रहे हैं शिवांग, आप ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे देश की आबादी 10 लोगों की आबादी है, ठीक है? अब 10 लोगों में से 10 लोग हमारे देश के ही हैं, 10 का नाम है। अब 10 में से एक आदमी के पास मान लीजिए कि पूरा धन इकट्ठा हो गया, और 9 लोगों के पास धन नहीं है, लेकिन टोटल काउंट जो होगा वो 10 लोगों का होगा। 10 लोगों का धन हम लोग बता देंगे कि 10 लोगों का धन हम लोग बहुत अमीर है। ठीक उसी प्रकार से हम हेल्थ केयर को मान लीजिए, अगर हम ये बोलें कि हमारे देश का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत समृद्ध है, और उसमें हम मान लें कि देश भर के जो प्रोमिनेंट सिटीज हैं वहां जो मैक्स हॉस्पिटल है या बड़े जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल है, सभी हॉस्पिटल का जो बैलेंस शीट है वो बहुत शानदार है। तो ये हम बता सकते हैं कि हमारा बैलेंस शीट तो बहुत शो कर रहा है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत शानदार है। तो दरभंगा जैसे सिटी में गाय और बछड़ा और कुत्ता सरकारी अस्पताल में जो है सो रहा है बेड पे, तो वो तस्वीरें ढक जाएंगी, क्योंकि हेल्थ केयर का जो बैलेंस शीट है वहां दिखेगा, चमकता हुआ हॉस्पिटल दिखेगा। तो ये दर्शकों को समझना जरूरी है। आप यही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई जीडीपी में काउंट वो भी हो जाता है, जिन लोगों से संपत्ति चली गई वो भी जीडीपी में काउंट चल रहा है कि भाई संपत्ति बढ़ गई भारत की। लेकिन जब धरातल पे आके देखते हैं तो आपको पता लगेगा कितने लोगों के बिजनेस बर्बाद हो गए। अब ये जो बुकिंग हो रही है स्कॉर्पियो की, तो वो कुछ वर्ग है, बहुत कम लोग हैं भारत में, क्या इतने ही लोग हैं कि जितनी बुकिंग हुई है स्कॉर्पियो की, जो जिनकी स्कॉर्पियो वही वर्ग है जो हर महीने नई गाड़ी पर अपनी दांव लगाते रहते हैं, जो हर गाड़ी बदल ली, उसको बेच दिया, पुरानी वाली नई ले ली, वही तो बुकिंग है। भारत में 135 करोड़ लोग हैं, जिसमें अच्छी खासी जनसंख्या गांव में रहती है। गांव में कौन ले रहा है स्कॉर्पियो? जो एक बेचारे जिनको 2 समय की रोटी नहीं है। अभी उड़ीसा से एक खबर आई, एक उड़ीसा से भी खबर आई, एक माँ ने अपनी 2 बच्चों को जहर दिया, खुद जहर खाया और मर गई।
क्योंकि घर के हालात इतने खराब हो चुके थे। तो ऐसी खबरें तो हमें अंग्रेजी राज में सुनने को मिलती थी। जो अंग्रेजी राज में लोग घर में फांसी लगा लिया करते थे, घर जला दिया करते थे अपना। बाद में पता लगता था तो कि क्या था कि भई वो लगान देने के पैसे नहीं थे, टैक्स चुकाने के पैसे नहीं थे। तो उस तरीके की खबरें भारत में चल रही हैं। तो अगर हम बोले कि नहीं बहुत बूम कर रहा है बस स्कॉर्पियो को डिसाइड करके, ये बात तो तब डिसाइड होती है ना कि हर हम अगर ये देखते हैं कि भई एक-एक गाँव में घूम के ये सर्वे किया जाता कि एक आदमी कितना खाना खा रहा है हफ्ते के अंदर, इतना उसको अनाज इतना खा रहा है और हष्ट-पुष्ट है, कितना बलिष्ठ है, न्यूट्रिशन लेवल है पहलवानी कर उसका। लेता हाँ, है। लिटरेसी लेवल कितना है, पहलवानी में 100 डंड मार न्यूट्रिशन लेता है, तो भाई न्यूट्रिशन बढ़िया है। न्यूट्रिशियस खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है ना? नहीं खा रहा हाँ। है, बढ़िया दूध पी रहा है, घर में गाय बंधी हुई है, दूध पी रहा है, ऑर्गेनिक खाना खा रहा है। इससे पता लगता है, स्कॉर्पियो खरीदने से पता लगेगा क्या? स्कॉर्पियो कितनी दिखती हैं? आप जाएँ तो बड़े शहरों में, गाँव के अंदर 1 या 2 स्कॉर्पियो खड़ी मिलेगी जो बहुत समृद्ध है, गाँव वाले जिनकी खूब ज़मीन है, अच्छी खासी ज़मीन है। 15-20 एकड़ ज़मीन है, उनके पास स्कॉर्पियो खड़ी मिलेगी, जिनकी बीघा में ज़मीन है, छोटे-छोटे किसान हैं, उनके पास कहाँ आपको स्कॉर्पियो खड़ी मिलेगी? एक आध बाइक होती है उनके पास, स्प्लेंडर वगैरह। हुँ, तो जो हुँ, धरातल की सच्चाई है वो बिल्कुल अलग है, गाँव में जाके कोई देखे तो पता लग जाएगा कि हुँ। क्या है, कितने अब लोग जो न स्कॉर्पियो जो खरीद रहे हैं। अब जो न्यू अब हम सीधे सवाल पे आते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो रोल है, वो जी, अब किस दिशा में लेके जा रहा है? पहले जो 1947 के बाद 46 के बाद जो संस्थाएं बनी और इंटरनेशनल लेवल पे जो यूएन के अधीन में डब्ल्यूएचओ या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक, इस सब का जो गठन हुआ, उसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन अब जो ये नया न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्थाएं जो बनी हैं, वो क्या कॉन्स्पिरेसी कर रही हैं, वो क्या खेला कर रही हैं पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने की? देखिए मैं तो एक चीज़ समझता हूँ, जैसे कि आप देखिए कोई एक कंपनी है, तो हुँ, कंपनी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करते हैं कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो अपना दिमाग ज़्यादा ना लगाएँ। उनको एक पैटर्न दिया जाए, उनको जैसे कॉल सेंटर में लोग जाते हैं, तो उनको सॉफ्टवेयर पकड़ा दिया जाता है कि आपका ये सॉफ्टवेयर है, कोई आदमी आपको फ़ोन करेगा, तो अगर वो ये सवाल करेगा तो आपको ये जवाब देना, वो ये सवाल करेगा तो ये जवाब देना, लिखा होता है। सॉफ्टवेयर में सब कॉल सेंटर में लोगों का काम चलता रहता है, सवाल-जवाब करते रहते हैं। इस तरीके से काम होता है। तो कंपनी में लोग देखते हैं कि एक तरफ से ऑर्डर है, सब फॉलो करें तो सब बढ़िया चलेगा उनके अनुसार, जो मालिक है कंपनी का। तो ये जो दुनिया पे लोग शासन करना चाहते हैं, इनका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ये उद्देश्य है कि दुनिया केंद्रीकरण की ओर बढ़े। जो हुँ, अलग-अलग देश हैं, उनके अपने डिसीज़न ना हो। कोई भी देश हुँ, अपनी तरफ से ये डिसीज़न ना ले ले कि हम दुनिया के अंदर डॉलर को नहीं मानेंगे। आज हुँ, दुनिया के अंदर डॉलर को उन्होंने मजबूत इतना किया कि आप मना नहीं कर सकते। श्रीलंका के बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण यही था, एक कारण यही था कि उसके पास उसको जो अंतर्राष्ट्रीय रिपे व्यापार करना करने था, वो का। डॉलर में करना पड़ रहा था। डॉलर में हुँ, करना पड़ रहा था। जबकि डॉलर हुँ, अमेरिका की करेंसी है। अब श्रीलंका को हुँ, अगर भारत से कुछ खरीदना है, तो उसको डॉलर में खरीदना पड़ेगा। ये हुँ, सीधी-सीधी दादागिरी है अमेरिका की। अगर श्रीलंका हुँ, को भारत से कुछ खरीदना है, तो वो अपने श्रीलंकाई रुपए में खरीद सकता है। या हम हुँ, दोनों आपस में एक निश्चय कर सकते हैं बैठ के कि भई हमारी एक ये करेंसी है, कॉमन करेंसी है, हम इसमें एक्सचेंज कर लेंगे, हम डॉलर में क्यों खरीदें? लेकिन हुँ, ये बर्बाद किया। तो क्या हुआ एक तरीके से जैसे डॉलर को स्थापित करवा दिया गया दुनिया में। आज दुनिया के जितने भी देश हैं, उन्हें अपना डॉलर का रिज़र्व मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि दुनिया में व्यापार उनको डॉलर में करना है। कोई देश हुँ, मानेगा ही नहीं। अगर आपको ईरान से तेल लेना है, तो आप उसे अपना रुपए देकर नहीं ले सकते या बार्टर नहीं कर सकते कि ईरान को हमने कुछ अनाज दे दिया, हमें डॉलर में लेना पड़ेगा। ईरान इस बात के लिए मना करता है, तो अमेरिका भारत को धमकी देता है कि तुमने अगर ईरान से तेल ले लिया तो फिर देख लेना। तो भारत को अमेरिका से तेल लेना पड़ता है। तो जिस तरीके की एक ये आर्थिक रूप से कब्जा किया गया, उसी प्रकार से उसको और पक्का करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी एक संस्था और बनाई गई 1971 में। उससे अच्छा, पहले मैं और बहुत एक संस्थाएं बन एक चुकी इसी थी। बीच में एक सवाल पूछ लेता हूँ। अगर मान जी, लीजिए कि ये वर्ल्ड कम्युनिटी को एक यूनानिमस ऑपरेशन के लिए अगर कोई पैरिटी रखना है और एक सामंजस्य रखना है और किसी मुद्रा का चयन करना है, फर्ज कीजिए कि रुपए को स्वीकार कर कि रुपया जो है, इंडियन करेंसी जो है, वही मानक हो जाएगा पूरी दुनिया में। तो क्या जी। ये क्षम्य है, या आप इसमें इसमें एक बिगर कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर का, या वो जो सुपर फैमिली है, जो सुपर एलीट है जो कंट्रोल करना चाहता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो कॉन्स्पिरेसी देख रहे हैं, या इसको इस रूप में लिया जाए कि नहीं नहीं, सॉरी, वर्ल्ड वर्ल्ड ऑपरेशन के लिए, स्मूथ ऑपरेशन के लिए एक करेंसी को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर हम ये आर्गुमेंट आता है, एक सेकंड आर्गुमेंट ये आता है, तो उस दिशा में हम क्या करें?
हमें किसी न किसी को तो स्वीकार करना पड़ेगा, या पौंड को कर लें, स्टर्लिंग कर लें, रूबल कर लें, या टका कर लें, या रुपया कर लें, किसी न किसी को करना पड़ेगा। तो क्या ये आर्गुमेंट वैलिड है या नहीं है? देखिए, आर्गुमेंट वैलिड इस बात से तय किया जाएगा वैलिड है या इनवैलिड है। आपको अमेरिका का इतिहास देखना पड़ेगा, इतिहास देखना पड़ेगा आपको। अगर किसी चीज का विश्लेषण करना है कि भाई ये आदमी अच्छा है या बुरा है, तो किस आधार पे करेंगे? उसके इसी आधार पे किया जाएगा कि भाई इसका इतिहास क्या है, आदमी का थोड़ा सा इतिहास पता लगाया जाए कि ये हमसे मिलने से पहले और लोगों से जिनसे मिला है एक बार उनसे पूछ लिया जाए, एक बार देखा जाए उसका इतिहास। तो जब आप अमेरिका के इतिहास की ओर देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि अमेरिका को जिस देश पे कब्जा, उसका एक सिर्फ और सिर्फ ये उद्देश्य, अमेरिका को चुना गया इन लोगों के द्वारा दुनिया पे शासन करने के लिए। ये किस बात से सिद्ध होती है? बात इस बात से सिद्ध होती है कि किन अमेरिका लोगों ने के द्वारा, जो किन मिडिल लोगों ईस्ट, के द्वारा? जो दुनिया के अंदर बैंकर्स हैं, जिनकी पूरी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था चल रही है और पूरी दुनिया पे शासन करना चाहते हैं, जैसे रॉथशील्ड है, रॉकफेलर परिवार है, मॉर्गन है, ये 13 परिवार है जिनकी मॉर्गन अपने आप को स्टेनली। ये यूनिक, जी, ये अपनी ब्लड लाइन को सुप्रीम ब्लड लाइन मानते हैं। ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो ब्लड लाइन है वो श्रेष्ठ है दुनिया के अंदर, और जो बाकी लोग हैं वो हमारा काम करने के लिए बने हैं। तो उसी के लिए कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, जो दुनिया इनके हिसाब से होगी, जो दुनिया का एक ऑर्डर इनके हिसाब से होगा। उन लोगों ने अमेरिका को एक समय पे चुना, एक समय पे चुना। पहले इनका बेस ब्रिटेन था एक समय तक। उसके बाद अमेरिका को इसलिए चुना क्योंकि ब्रिटेन की बहुत सारी लिमिटेशन थी। एक तो लैंड मास में बहुत कम है, छोटा है, तो इनको शिफ्ट होना पड़ा अमेरिका की तरफ। लैंड मास ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं। उसके ऊपर फिर वहां से उसकी करेंसी को दुनिया के अंदर स्थापित करवाया, डरा के धमका के। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वो जो बॉम्ब थे जापान के ऊपर इसलिए गिराए गए ताकि दुनिया के अंदर एक डर बैठे। जापान पहले ही सरेंडर करने की शर्तों को मान चुका था, मानने वाला था। एक मीटिंग बुलाना चाह रहा था। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे हिडेकी टोजो, उन्होंने सरेंडर करने की शर्तों पे मानने के लिए तैयार हो गए थे। जब तैयार हो गए उसके बाद अमेरिका ने बॉम्ब गिराए थे। वो अगर हम उसका पूरा इतिहास रखेंगे, जो अगली बैंकों का मायाजाल किताब है उसके अंदर हमने पूरी डिटेल लिखी है। तो अमेरिका को चुना गया और अमेरिका जिस भी देश में घुसा है उस पूरे देश को बर्बाद कर दिया। इराक के अंदर घुसा, इस बात को कह के घुसा कि इराक के पास दुनिया न्यूक्लियर वेपन्स है और दुनिया के लिए खतरा है। जब पूरा बर्बाद कर दिया इराक, ये अमेरिकन नहीं है, बेसिकली ब्रिटिशर्स है ना? ये बेसिकली ब्रिटिशर्स हैं, वो लोग हैं, वो ब्रिटिशर्स फैमिली है, वो ब्लड लाइन है जो दुनिया के ऊपर शासन करते हैं। और जो ब्रिटेन की जो रानी है एलिजाबेथ है, वो भी इसी ब्लड लाइन की है, वो ब्रिटिशर्स नहीं है। वो उनका अगर मैं पूरा इतिहास आप कभी बताऊंगे, कभी लंबी बातचीत होगी तो 1016 एडी में वो जो ब्रिटिश आज जो परिवार है इंग्लैंड की जो रानी है, उनकी परिवार 1016 एडी में ब्रिटेन आए थे। वो ब्रिटेन के नहीं है, बाहर से राजा थे और उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया था। तब से उनका वंश चलता आ रहा है। ब्रिटेन की रानी कहाँ से माइग्रेट हुई थी? उनका जो फैमिली है, ब्रिटेन की रानी ने, उनके पूर्वज थे 1016 एडी में किंग क्नूट था, सबसे पहला राजा था, उसका नाम था किंग क्नूट। किंग क्नूट ग्रीस से यहाँ पे आए थे। उन्होंने, जो आपने शायद एक नाम सुना होगा वाइकिंग्स, एक नाम काफी सुना होगा वाइकिंग्स। तो वाइकिंग्स और कोई नहीं थे, इन्हीं की ब्लड लाइन में लोग थे वाइकिंग्स। वो वाइकिंग्स थे। उनका काम ही ये था दुनिया के अंदर घूम के मारना, काटना, लोगों को लूट लेना। उनको बड़ा ग्लोरीफाई करके पिक्चरों में दिखा दिया जाता है कि वो बहुत वीर थे। वीर नहीं थे असलियत में। ये जो समुद्री डाकू वाला जो कॉन्सेप्ट है, समुद्री डाकू थे एक तरीके के, जाते थे, लूट लेते थे, किसी भी राज्य में घुसते थे, मार देते थे। तो ब्रिटेन में पहले दूसरे राजा थे, उनको हराया था इन्होंने। किंग क्नूट था उनका राजा, उन्होंने यहाँ पे कब्जा किया और वहां पर शासन अपना कायम किया। वहां से इनकी ब्लड लाइन चलती है। ये लोग ब्रिटिश यहाँ के रहने वाले नहीं थे। इन्होंने उसकी तो मतलब आप ये समझिए, ये ग्रीस का ओरिएंटेशन है जो कि शिफ्ट किया ब्रिटेन, और ब्रिटेन वाले फिर अमेरिका पहुंचे। हाँ, ये इन लोगों ने ही फिर अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक की निर्माण किया। पहले तो अमेरिका पे जो रेड इंडियंस रहते थे उनको पूरा खत्म कर दिया। 4 करोड़ रेड इंडियंस थे, अब कुछ हजार में ही रह गए हैं। उनको पूरा सबको मार दिया क्योंकि वो बेचारे लड़ नहीं सकते थे। भारत में ये कर नहीं पाए। भारत में भी चाह रहे थे इस तरीके से करना, लेकिन भारत के लोग वीर है, लड़ लेते हैं। जब भी कभी बात है तो लड़ते रहे। जब से अंग्रेजों का शासन चला, हर 10-20 साल के अंदर बड़ा आंदोलन होता रहा। तो यहाँ पे ये चीज कर नहीं पाए। वहां पे रेड इंडियंस बेचारे उनके साथ कर लिया क्योंकि वो इतने नहीं लड़ पाए इनसे, इन लोगों से, सबको मार दिया वहां पे। फिर अमेरिका के ऊपर इन्होंने शासन तब किया जब फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी, अमेरिका को पूरा कंट्रोल कर लिया। तो जिस तरीके से आज भारत की जनता इन लोगों की गुलाम है, उसी प्रकार अमेरिका की जनता भी गुलाम है, उसी प्रकार ब्रिटेन की जनता भी गुलाम है इन लोगों की। इनका कोई राज्य नहीं है, इनका कोई देश नहीं है। उस तरीके से कोई ऐसा नहीं मानते कि ये हमारा देश है।
जहां पर चले गए वो हम्म, अपना देश, उस तरीके का इनका मानना है। तो अमेरिका को इसका इन्होंने अपना केंद्र बनाया। हम्म, जी। हाँ जी, इसका मतलब ये जो गुलामी है, ये गुलामी जी। ब्रिटेन में भी है। इनके गुलाम ब्रिटेन में भी, वो तो है ही, वो तो दिखता भी है, ब्रिटेन की और जो आप अमेरिका में ब्रिटेन भी की है, और आम पूरी जनता दुनिया है में भी। ब्रिटेन, हाँ, इसलिए आप देखते हैं विरोध हो जाता है ना इनका, जब भी ये कोई ऐसा हाँ, विरोध हो जाता है। लेके आते हैं तो लोग विरोध कर देते हैं दुनिया के अंदर। तो हाँ, देखिए दुनिया में कोई इतनी शांति में नहीं रहना चाहता, कोई ये नहीं सोच रहा है दुनिया के अंदर, षड्यंत्र नहीं करना चाहता कि मेरे अनुसार पूरी दुनिया पे मैं कब्जा कर लूं। केवल ही कुछ हम्म, चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो ऐसे सोच रहे हैं, जिनके पास ताकत आ गई किसी समय पे, ताकत इनके पास हम्म, धोखे से आ गई, क्योंकि पैसे बनाने की ताकत इनके पास आ गई एक समय पे। आज से हम्म, 300 साढ़े 300 साल पहले इनके पास पैसे बनाने की ताकत आ गई। उस ताकत से इन्होंने पूरी दुनिया के जो आर्थिक संस्थान है उनके ऊपर कब्जा कर लिया, अपने बैंक्स बनवा दिया, अमेरिका के अंदर तो फेडरल रिजर्व बनवा दिया, ब्रिटेन के अंदर बनवा दिया। तो वहां से इन्हें लगा कि अब दुनिया के ऊपर शासन करना हमारा अधिकार है। तो वहां से भारत को इस चीज खाली, की तो शुरुआत। क्या भारत भारत क्विट इंडिया करे या भारत क्विट वर्ल्ड करे? ये भारत से नारा शुरू हो कि भारत से ही खाली नहीं तुमको भागना पड़ेगा, पूरी दुनिया से तुमको भागना पड़ेगा, मतलब उनके खिलाफ बिल्कुल एक वैश्विक वैश्विक माहौल बनाना पड़ेगा। वैश्विक माहौल बनाना पड़ेगा। आज क्या है, भारत के लोगों को आपस में लड़वा दिया है। हिंदुओं को ये हम्म, समझा दिया गया कि मुसलमान तुम्हें मार देंगे, मुसलमानों को ये हम्म, समझा दिया कि हिंदू तुम्हें मार देंगे। तो अब ये समझाने वाले भी वही है दोनों तरफ से, उन्हीं की हम्म, लॉबी है, उन्हीं की पूरा एक पैटर्न है। उस पर कभी डिटेल में बात की जाएगी तो पता किया जाएगा कि भाई इनके पीछे कौन लोग हैं, फिर कौन फंड करता जाति है, का भी, फंड आता कहाँ से है। डिस्प्यूट खड़ा किया, जातियों का जाति भी में डिस्प्यूट डिस्प्यूट खड़ा करवा किया। दिया, जाति में डिस्प्यूट, हाँ, दलितों को ये समझा दिया कि तुम यहाँ के मूल निवासी हो, ब्राह्मणों को ये कह रहे हैं हाँ, कि तुम विदेश से आए थे। ये थ्योरी जब आप हम्म, जाएंगे तो बहुत तोड़ने वाली थ्योरी मिलेंगी आपको। हम्म, दलित जो हैं उनको, जो हमारे देश के ही लोग हैं, हमारे खून है, वो हमारे भाई हम्म, हैं, हमारा एक ही खून हम्म, है, कोई अलग छोटा बड़ा कुछ नहीं है। कोई कोई तो खून नहीं, उनको ये बिल्कुल सब, बिल्कुल, उनको उनको ये बल्कि सब, मुस्लिम भी कन्वर्ट है सारे। मुस्लिम हमारे भाई हैं, वो हमारे ही हैं, भारतीय हैं, हाँ, वो बिल्कुल कोई हमारे ही हमसे है, अलग बिल्कुल नहीं हमारे है, हैं, हमसे बिल्कुल अलग अलग नहीं। नहीं है। भाई हम्म, सोचने का, भगवान को मानने का तरीका एक अलग हो सकता है कि भाई हम अपने बिल्कुल। भगवान को हम हाँ, अल्लाह कह रहे हैं, हम भगवान हाँ, कह रहे हैं, ठीक हम है, ईश्वर हाँ, कह रहे हैं। पद्धति अलग है। ठीक है, हाँ। पद्धति हम्म, अलग है। तो इन हम्म, लोगों ने क्या दिमाग में बिठवाया, अगर आप भारत के हम्म, इतिहास को भी देखें तो भारत में पहले दंगे नहीं हुआ करते थे। भारत में पहला दंगा हम्म, अंग्रेजों के हम्म, आने के बाद ही हुआ है। अंग्रेजों ने हाँ, जब यहाँ बिल्कुल। पर बूचड़ खाने खोले, जहां पर गाय कटती थी, सूअर कटते थे, वो खोले हम्म, जब, उसके बाद से यहाँ पे हम्म, पहला दंगा हुआ हिंदू मुसलमान के बीच। तो उससे हम्म, समझना पड़ेगा ना पहले क्यों नहीं लड़ाई हो रही थी। इस्लाम तो भारत में हम्म, उस समय कहा गया था 1400-1500 साल पहले पुराना इस्लाम है हम्म, भारत के अंदर। हम्म, हम्म, जब हम्म, मोहम्मद आए उसके बाद तभी का इस्लाम है भारत के अंदर, उसी के आसपास, हम्म, 7वीं सदी के हम्म, आसपास। तो तब हम्म, से चल रहा है, लड़ाई नहीं हुई। तो लोगों को समझा दी कि तुम इससे अलग हो और मैं तुमसे अलग हूं, ताकि लोग उसको ना देख हम्म, पाए, बड़े दुश्मन को हम्म, देख ही ना पाए, सोच ही ना पाए उसके बारे में, कोई बात ही ना हो, न्यूज में कोई बात ना चले, न्यूज में इस बात पे कोई डिबेट ही जी, ना चले कि भाई ये रॉथशील्ड फैमिली है क्या, इनका इतिहास क्या है, इन्होंने बैंकिंग सिस्टम कैसे बनाया, इन्होंने दुनिया के ऊपर सारी कंपनियों को कैसे खरीद लिया। दुनिया के अंदर जितनी भी हम्म, कंपनियां हैं उनकी पेरेंट कंपनी दो ज्यादा नहीं है, 10-15 कंपनियां हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक ही कंपनी ने बहुत हम्म। सारी कंपनियां खोल रखी हैं, सारी खरीद रखी हैं। ये कोका कोला हो गई, पेप्सी हो गई, ये तमाम जितनी कंपनियां हैं सबको कुछ कंपनियों ने खरीद रखा है। तो तो इसके ये ऊपर बात थोड़ा नहीं चलेगी। दर्शकों को कुछ कुछ लिस्ट बताएंगे कि ये जो रॉथस्चिल्ड फैमिली है, ये रॉकफेलर ब्रदर्स हैं, और ये जो रोड्स वाले हैं, और ये इन फाउंडेशंस का जो हमने एक दिन निकाला था, तो लगभग 2000 जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं, वो सबका जी। एक ही दिशा में जा रहा है। वो जो जी। ब्लैकस्टोन करके, या सिकोया कैपिटल आजकल जो घूम रहा है, इन सबका एक कंसोर्टियम है। और अमेरिका में जी। तो ये लेफ्ट को भी और राइट को भी, दोनों को फंड करता है, जो दोनों दैट को हैज भी। बिकम डीप स्टेट। भारत में भी, भारत में भी। भारत में भी। जी। तो तो ये थोड़ा दर्शकों को बताएंगे कि हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसका सीधा लिंक इनसे कैसे है, ये 13-14 फैमिली से। कंपनीज का देखिए, जैसे अब क्या है, एक समय पहले अभी हमने देखा कि जैसे जियो आया, हम्म, तो जियो ने क्या करा, जियो के वो इतना लोन दिया गया, इतना लोन दिया गया हम्म, जियो को। अब कंपनियों के पास अपना पैसा नहीं होता, जितने भी आप बड़े व्यापारी देखेंगे, अडानी देखेंगे, अंबानी देखेंगे, जो भी हैं, बैंकों इनके से कर्ज पास, पर ही पैसा लेते हैं, बिल्कुल। बैंकों से लोन पे पैसा लेके ही काम करते हैं सारा। तो हम्म, क्या करते हैं, जियो को इतना फंड दिया गया कि आप देश की जितनी भी और टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको टेक ओवर कर लो, हम्म, जितनी भी छोटी मोटी है, बीएसएनएल को खत्म करो, सरकारी कंपनी है। हम्म, अगर सरकार के अंडर में रही तो टेलीकॉम जो पूरा नेटवर्क है सरकार के अंडर में रहेगा, और सरकार पे ये लोग विश्वास नहीं करते जो दुनिया पे शासन कर रहे हैं। इनके दिमाग हम्म। में क्या है कि सरकार में कोई ऐसा आदमी आ गया जो हमारी बात ना माने कभी आगे चल के, तो फिर हम क्या हाँ, करेंगे। ये जो लोग इंदिरा कंपनीज के पे साथ विश्वास इन्होंने किया करते हैं, था। जो हाँ, किया
लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ किया, जो कि उनके हाँ, सामने नहीं चले, अमेरिका के सामने नहीं झुके तो मरवा दिया। तो ये लोग उन पे विश्वास नहीं करते हैं नेताओं पे पूरा का पूरा, ये विश्वास करते हैं कि कंपनियों के पास सारी ताकत आ जाए देश की। तो जियो को इतना पैसा पहुंचाया गया कि आप अपना नेटवर्क इतना बिछाओ, इतने और इतने सस्ते सिम बांटो, लोगों को फ्री सिम बांटो, लोगों की लाइन लग गई जियो की सिम लेने के लिए। एक समय आया था लोगों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, फ्री में सिम है, फ्री में सिम है, इंटरनेट फ्री, कॉलिंग फ्री। तो लोगों ने लंबी लंबी लाइन लगा दी सारे नेटवर्क, जब तक जियो को फंड किया गया मेंटेन करने के लिए, अपने टावर बनाने के लिए, जब तक दूसरी कंपनियां धीरे धीरे खत्म ना हो जाए और बीएसएनएल खत्म ना हो जाए। तो एक कंपनी के ऊपर पूरा पूरा केंद्रीकरण कर दिया गया सब लोगों का। जब अधिकतर लोगों ने जियो खरीद लिया, उसके बाद फिर धीरे धीरे जियो ने अपनी मनमानी करी। अब धीरे धीरे रेट वहीं आ गए जियो के, धीरे धीरे हर चीज का रेट बढ़ा दिया, सब पूरा कर दिया। तो ये लोग क्या करते हैं कि एक के हाथ में सारी चीजें पकड़ा देते हैं कि आपके उसको इतना फंड किया जाता है। जैसे वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट को इतना पैसा दिया जाता है कि आप किसी भी देश में जाओ, वहां पे अपना स्टोर खोलो, आपको मान लीजिए 10,000 करोड़ दिया जाएगा साल का, बैंक से फाइनेंस कर दिया जाएगा। बैंक के लिए पैसा बनाना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप बैंकों का माइजल पढ़े या जो भी पढ़ेगा उसको समझ आ जाएगा कि पैसा सिर्फ लिख के बन जाता है, अकाउंट में एंट्री करने से बन जाता है, बैंकों के माध्यम से। बैंकों का यही तरीका है। आपको कितना चाहिए? 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ एंटर किया, 1 लाख करोड़ जनरेट हो गया। उसको उसके पीछे रखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कि 1 लाख करोड़ की आपके पास सोना होना चाहिए, वो कुछ भी होना चाहिए। सब इकोनॉमिस्ट बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को, चाहे वो कितना ही बड़ा इकोनॉमिस्ट हो। अगर उसके दिमाग में ये बात है कि आज भी सोना रख के पैसा बन रहा है, तो बेवकूफ है, महाबेवकूफ। इस बात पे हम किसी के साथ बात कर सकते हैं कि पैसा बन कैसे रहा है, एक बैंक कैसे बना देता है पैसा। तो उस कंपनी के वॉलमार्ट के अकाउंट में डाले 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए डाले वॉलमार्ट के अकाउंट में। वॉलमार्ट आया भारत में उसने अपनी ब्रांचें खोली 10,000 करोड़ का इस्तेमाल करके, और अपना सामान उसने मार्केट के रेट से आधा रखा। अगर मार्केट में मान ले हम कोई चप्पल 100 रुपए की मिल रही है, तो वॉलमार्ट ने बोला मैं 50 में दूंगा, लो। हाँ, वो तो इंड्योरेंस कैपेसिटी होती है ना कि वो कितने दिन तक अपने इन्वेस्टमेंट को सस्टेन कर सकता है, क्योंकि उनके पास डीप पॉकेट है, तो 10 साल तक वो पैसा लगा सकता है और वो खर्च करेगा, तब तक सारे मार्केट को वो खत्म कर देगा, कैप्चर कर लेगा, क्योंकि उनको प्रॉफिट कमाने हैं, कैप्चर कर लेगा। यस, मोनोपोली के लिए वो काम करेगा, कर लेंगे। तो सारे जितने छोटे व्यापारी हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, धीरे धीरे सब खत्म हो गए। भारत में भी धीरे धीरे खत्म हुए नोटबंदी के बाद, तो छोटे व्यापारी सब खत्म हो जाते हैं, लोगों वहां पे फंस जाते हैं। तो इनका मानना ये है कि एक कंपनी को ताकतवर बना के उसके ऊपर सारा केंद्रीकरण किया जाए। छोटी छोटी भी कंपनियां हैं तो वो सारी धीरे धीरे बड़ी कंपनी के पास आ जाएं, वो उसी का उनकी एक कंपनी बने सारी। तो इनका पूरी दुनिया में ऐसा है। जैसे कि एग्जांपल देते चले, जैसे कि अडानी को अभी हम एयरपोर्ट भी दे दिया, अडानी को हमने पोर्ट भी दे दिया, जो समुद्री पोर्ट भी दे दिया, अडानी को हम एनर्जी भी देते जा रहे हैं, पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाते जा रहे हैं। पेट्रोल का अंबानी को दे दिया, पेट्रोल पूरा पेट्रोल डीजल अंबानी को दे दिया, तो क्रूड ऑयल अंबानी को दे दिया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि सरकार के पास होनी चाहिए, और सरकार का मतलब वो देश के पास रहता और देश के लोगों का उस पर अधिकार रहता, तो उसको वहां से निकाल करके कुछ इंडिविजुअल को उसका स्वामित्व दे दिया गया। और उस इंडिविजुअल से जो बड़े एलीट ब्लड लाइन वाले जो फैमिली है वो डील कर रही है, और आपको गुलाम बना रही है। ये आप यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। जियो में सबसे बड़ा जो जितना पैसा है वो रॉकफेलर फाउंडेशन से आया था। अगर आप देखें, जियो का सबसे बड़ा फंड रॉकफेलर फाउंडेशन ने किया था। तो ये फाउंडेशन जैसी संस्था बना के किसी को भी फंड दो दुनिया के अंदर, कोई भी जो बनना चाहता है, जो चाहता है कि हाँ मैं अपने देश की जनता को लूटूंगा, पूरा कारोबार कैप्चर कर लूंगा, बोलते हैं ठीक है लो करो, काम कर लेते हैं, उनके ऊपर पूरा डिपेंड कर लेते हैं। ये इन लोगों में इतना दिमाग नहीं है अंबानी अडानी में। कभी लोग सोचते हो कि ये लोग उनसे मिले हुए हैं, ये भी दुनिया के ऊपर शासन करना चाहते हैं। नहीं, ये लोग तो लोभी हैं, ये छोटे खिलाड़ी हैं, लोभी हैं। इनको कोई बुलाता है न्यूयॉर्क में, घुमा दिया और अच्छा खाना वाना खिला दिया, और उसके बाद बोला हम आपको पैसे भी दे रहे हैं, बिजनेस कीजिए। उस वक्त जब ये लोग डील कर रहे होते हैं टेबल पे, तो वो कुछ दार्शनिक बात बोलता होगा, और उसमें इन लोगों को लगता होगा कि कितने महान लोग हैं, ये हमें पैसा दे रहे हैं, कितने महान लोग हैं, वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, शांति चाहते हैं, हाँ भलाई करना चाहते हैं, हमारे लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। ये लोग बोलते होंगे कि अरे भाई तुम्हारे देश में इतनी मुफलिसी है, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना भूखमरी है, इतना हेल्थ केयर तुम्हारा खराब है, एजुकेशन नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, हम तुमको हेल्प करना चाहते हैं, बिजनेस करो, थोड़ा प्रॉफिट कमाओ, लोगों को दो, फायदा करो।
ये हमको लगता है कि वो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके यही बात होती होगी। तो ये कहना कि अंबानी और अडानी भी बहुत उसमें मिले हुए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक हमको लगता है कि इनोसेंट लोग होंगे जो उनके बहकावे में आ गए होंगे। क्या यही बात भारत के राजनीतिज्ञों के साथ भी वो लोग कर रहे होंगे, आपको लगता है? अधिकतर के साथ करते हैं, क्योंकि बहुत हाँ, बुद्धिमान नहीं है अभी आप जो एक किसी को भी मूर्ख कर नेता सकते इधर से उधर जा रहा है वो बिहार में, ये उसको लेके घूम रहा था, खगड़िया जैसे जिले में जाता था, ये जो बिल गेट्स है ना, उसको लेकर के हैं। घुमाता था, और इसका जो ब्यूरोक्रेट्स भी था। अच्छा, ब्यूरोक्रेट्स भी वही हैं असल में, इनको लगता है कि नौकर बाप रे हैं, कितने महान लोग हैं। हाँ, नौकर है, नौकर हैं नौकर है। बेचारे, वो क्या करें कुछ अब जैसे जो कई बार ऐसा तो होता ये भी है सभी हमारे देश इनोसेंट में। हैं आपके हिसाब से? ये लोग सभी इनोसेंट हैं, इनको जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है, और पूरा इनोसेंट भी नहीं कह सकते, क्योंकि अधिकतर के पास हम बेईमान जा भी हैं। चुके हैं, मिल चुके हैं। बेईमान भी हैं बहुत, मतलब हाँ। देशद्रोही जिसे कह सकते हैं वो भी हैं, क्योंकि अधिकतर के पास हम जा चुके हैं, उनको ये बात बता चुके हैं, किताब दे चुके हैं, बैठ के समझा चुके हैं, काफी देर बात कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई पूरी बात सुनने के बाद, समझने के बाद ये कह दे कि चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहेगा, तो इसका मतलब देशद्रोही है ना वो। इसका मतलब हम्म। देश के बारे में, देश के लोगों के बारे में कोई चिंता नहीं है इतनी बड़े पद पे बैठने के बाद। इसका मतलब देश के लोगों से घात कर रहा है। जिस जो परिभाषा है देशद्रोह की, वही तो परिभाषा है कि देश के साथ द्रोह हो रहा है और तुम्हें उसकी जानकारी हो गई, उसके बाद भी तुम कुछ नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोग भी तो हैं, सब इनोसेंट भी नहीं है। तो भारत का सरकार, भारत का संसद, भारत का संविधान, इस सब का कोई वैश्विक औचित्य आपको लग रहा है? क्या आपको भारत लग का रहा है देखिए, कि खिलौना है ये सब, ये हम लोगों के लिए है, नहीं भारत की देखिए, जनता के लिए, आम लोगों के लिए है कि नहीं, भारत का सरकार है, संसद है, संविधान है, लेकिन ये जो ये सुपर एलीट देखिए, ब्लड ग्रुप है उनके लिए तो कोई महत्व नहीं रखता होगा ज्यादा? देखिए क्या वो फोर्ड कम मजाक करते होंगे? जी देखिए, फोर्ड कंपनी के मालिक थे हेनरी फोर्ड। तो हम्म। उन्होंने एक बात कही थी कि भाई हम्म। अगर ये अच्छा है कि देश के लोग हमारी बैंकिंग प्रणाली को नहीं जानते, अमेरिका के बारे में हम्म। कह रहे थे कि अच्छा है हम्म। कि देश के लोग हमारी बैंकिंग प्रणाली को नहीं जानते, अगर वो जानते होते तो कल सुबह होने हम्म। से पहले क्रांति हो जाएगी। उन्होंने ये बात कही थी। और उन्होंने एक बात ये भी हम्म। कही थी कि अगर वोट देने से, वोट देने से या नेताओं को चुनने से कुछ परिवर्तन होता, हम्म। अगर हो जाता, तो हम सबसे पहले हम्म। इसको गैर कानूनी घोषित करवा देते। देखो, हेनरी फोर्ड ने बात कही थी, अगर वोट देने से, हाँ, नेताओं को चुन लेने से सच में कोई बहुत अगर बड़ा परिवर्तन परिवर्तन हो हो जाता जाता, हाँ, तो तो हम हम सबसे इसको गैर पहले इसको कानूनी, गैर कानूनी करवा देते। हाँ, क्योंकि अधिकतर जो नेता हैं वो उसी चीज से खड़े हो रहे हैं। अधिकतर, मैं पूरे भारत की बात नहीं कह रहा, कुछ बहुत ईमानदार भी हैं हमारे देश के अंदर नेता, हाँ। लेकिन अधिकतर उसी लॉबी से वहां पहुंच रहे हैं सरकार में, प्रधानमंत्री के पद तक वही वही पहुंच रहे हैं, और उनको मैनेज वहीं से ही किया जाता है पूरा का पूरा, कि आपको ये करना है, आपको ये कानून लेके आना है। 2015 में भूमि अधिग्रहण आंदोलन, देश के अंदर आंदोलन हुआ था, हम लोगों ने उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पूरे देश के हम्म। किसान नेताओं को इकट्ठा किया था, दिल्ली में लेके आए थे, बहुत बड़ा आंदोलन हम्म। हुआ था, क्योंकि सरकार ने 2015 में, जैसी मोदी सरकार सरकार में आई, तो 2015 में उन्होंने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पारित किया, जिसके अंदर सरकार किसी की भी जमीन अपने मन माने कब्जा कर सकती है। वो परमिशन लेने की उसे कोई जरूरत नहीं है, किसी भी किसान से, किसी भी से। तो उसके हम्म। विरोध में एक आंदोलन हुआ देश के अंदर, हम लोगों ने किया वो। तो उस हम्म। समय सरकार ने वापस ले लिया, क्योंकि आंदोलन बड़ा हो गया था। दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान पे 10, 15, 20 हजार लोग आ गए थे नहीं लगभग। तो तो आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये जो जैसे मोदी जी आए तो उन्होंने उनका इनका भी सीरीज देखिए, ऐसा होता है कि अब इनका इनोसेंस नहीं है, अब इनकी हमको लगता है बेईमानी भी झलक रही है। मैं इसे इनोसेंट तो नहीं मानूंगा, क्योंकि जी, ये भूमि अधिग्रहण बिल लेके आए। अभी जब कोरोना का जो ये पूरा फ्रॉड चला पूरी दुनिया में, उसी दौरान ये 3 कृषि कानून लेकर के आए। फिर नोटबंदी भी इनके इशारे पर किया। लेकिन इसके जी, पहले 2006 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो फोर्ड फाउंडेशन, ये गेट्स फाउंडेशन अंदर आ गया। फिर पीएचएफआई बन गया, और पीएचएफआई से उन्होंने हेल्थ को कब्जा किया। ये जो पिछला जी, 2 साल है, आपसे तो बहुत लंबी बात करनी पड़ेगी। पिछला 2 साल, क्योंकि डॉक्टर बैनर्जी को मैं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। पिछले जी, 2 साल में जो ये जो खेल चला कोरोना का, पेंडेमिक का, तो क्या ये जो फैमिलीज हैं, इन्होंने कोई स्पेशल रणनीति बनाई क्या कि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है? क्योंकि वॉर वॉर का भी खेल बहुत ज्यादा नहीं चल पा रहा था। उन्होंने इराक को तबाह किया, वियतनाम में बहुत पहले तबाह हो गए थे, ईरान को भी वो इस तरह से कर रहे थे, लीबिया उबिया में भी कुछ बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो पा रहा था। रसिया के लिए अलग स्ट्रैटेजी उनकी बनी हुई थी। लेकिन पूरी दुनिया को नए तरीके से
ये आपके जान का भय दिखा करके जो कब्जा करने की स्ट्रेटजी थी वो कामयाब हो गई इनकी, या ये एक नई रणनीति बनी, ये उसी का हिस्सा है? ये देखिए उसी का हिस्सा है, क्योंकि हम्म। आज से लगभग 7-8 साल पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखता था, तो हम्म। उसके अंदर मैंने इस चीज को समझा था उस समय पे ही कि ये लोग आगे चल के करेंगे क्या। उस हम्म। समय आज से 10 साल 15 साल पहले कुछ लोगों ने इस बात में प्रिडिक्शन किया था, क्योंकि हम्म। प्रिडिक्शन आप कर लेते हैं कि भाई आज इनका स्टेप ये है तो कल ये होगा ही होगा। तो उस हम्म। समय बात थी कि दुनिया के अंदर जब ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या एक व्यवस्था अपनी चाहेंगे कि स्थापित हो, हम्म। तो कब्जा करने के लिए इन्हें बहुत चीजों पे काम करना पड़ेगा। जैसे आर्टिफिशियल हम्म। इंटेलिजेंस पे काम करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल वायरस बनाने पे बहुत काम करना पड़ेगा, कि हम्म। डीएनए बेस्ड वायरस बनाने पे काम करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर डीएनए को ही मारेगा और इस डीएनए के हम्म। लोगों को छोड़ देगा। तो हम्म। जब बात, हम्म। क्योंकि क्योंकि उन्हें अपनी ब्लड लाइन का ही बात है सारी की सारी। अगर उनकी हम्म। ब्लड लाइन का आदमी गलती से भारत के अंदर है तो वो ना मर जाए उस वायरस हम्म। से, तो उसको बचाते हुए बाकी लोगों को खत्म करे धीरे धीरे। तो उसके ऊपर भी काम करेंगे ये लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना पक्का कर देंगे कि आप, हम लोग ये जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है या कुछ भी, हम्म। एक एक चीज के ऊपर उनकी नजर रहे, आज भी है लेकिन उतनी आज भी। मात्रा में नहीं है। इंटरनेट पूरा उन्होंने कब्जे में नहीं कर रखा है अपने, इंटरनेट पे आज भी हम्म। लोग अपनी बात रख पाते हैं, रख देते हैं। इंटरनेट पर जो कंपनियां हैं वो उनके कब्जे में है, जैसे यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया। हम्म। तो वो कंपनी उनके पास है, लेकिन सब हम्म। कुछ उनके कब्जे में नहीं है अभी भी। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो पूरा कब्जा कर लेंगे, आज से 5-7 साल बाद। तो वहां तक उन्हें लेके जाना है, तो ये उनके प्लान का पूरा पार्ट है कि आपको इतने साल बाद ये चीज लेके आनी है, इतने साल बाद आपको ये करना है, इतने साल बाद आपको एक वॉर करवाना है, इतने साल बाद आपको ये करना है। कुछ चीजें परिस्थिति के अनुसार भी डिसाइड की जाती है उनके। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ उनकी प्लानिंग से ही एग्जैक्ट चल पाता है, किसी के नहीं चल पाता, उनके भी नहीं चल पाता होगा। तो ठीक बात है। है कि थोड़ा बहुत परिस्थिति के अनुसार बदल भी लेते होंगे चीजों को, कि भाई युद्ध अगर अच्छा, हमने अब आज से 2 साल बाद करवाना था तो पहले करवा दिया। जी। अब मैं जरा डॉक्टर बैनर्जी को लाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूं। डॉक्टर बैनर्जी, आप जो डॉक्टर हैं, मैं आपको डॉक्टर बोलूं तो आपको कभी इस बात का एहसास हुआ कि ये जो मॉडर्न मेडिसिन है जिसकी पढ़ाई आपने की, मॉडर्न साइंस की, मेडिकल साइंस की, क्या यही साइंस है जिसको कि साइंस का पर्याय बना दिया गया? आप कभी भी जब आप एंटर कर रहे थे मेडिकल फील्ड में, तो कभी भी आपको लगा कि हमारा जो नेचुरोपैथ है या होम्योपैथ है या आयुर्वेद है या और जो अन्य विधाएं हैं, रेकी हैं, बाकी जो विधाएं हैं हमारे यहाँ, उनके बारे में कोई ज्ञान की बात हमारे आपके मेडिकल साइंस में उस तरह से नहीं हुई? और क्यों नहीं हुआ? कभी आपने इस दिशा में विचार किया? कभी आपको लगा कि ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किसी गैंग ने तैयार किया है और इसको मॉडर्न साइंस के रूप में लोगों के सामने रख दिया है? कभी आपके मन में आई ये बात? आज जब हम लोग शोध कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ये तो पूरी दुनिया में इससे बड़ा कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो सकता है जो चल रहा है, और कुछ फैमिली मिलके हर चीज को कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और मैं पहले शिवांग का जो ज्ञान है इतिहास का और पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का, और राइट अप टू द ओरिजिन ऑफ द रॉयल फैमिली जो ग्रीस से आया, इसका मैं काफ़ी तारीफ़ काबिल है। और ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो अभी मॉडर्न साइंस और मॉडर्न एजुकेशन में भी ज्ञान है, पर थिंकिंग नहीं है। ज्ञान के साथ इनका जो सोच है, कनेक्टिंग द डॉट्स या जो बिग पिक्चर है, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और काफ़ी खुशी भी होती है कि युवा को ये ऐसा ज्ञान है, और हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन शायद ओपन माइंड से इसको आगे ले जाएंगे। और जो जब तक आगे नहीं ले जाएंगे तब तक हमेशा हम गुलाम रहेंगे। जब तक हम अभी जैसे उन्होंने भी बताया, जितनी संस्थाएं हैं, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो उधर से डायरेक्शन लेते हैं। और कई लोग इनोसेंट भी होंगे, बिगड़ सोचे समझे भी होंगे। हमको भी अभी ये पैंडेमिक में हमको भी काफ़ी एनलाइटमेंट हुआ। ये 2 साल में शायद ज़िंदगी में इतना हमको समझ में नहीं आया कि हम भी, क्योंकि जो भी, जैसे आपने मेडिकल साइंस का बात किया, बिजी साइंस है, और अपना अपना काम करते हैं, गाइडलाइन लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि WHO ने बोला या रॉकफेलर फाउंडेशन ने बोला तो उसको। और जैसे आपने पूछा कि जैसे दूसरे हमारे आयुर्वेदा थे या हमारे जो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन थे, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब अभी पढ़ रहा हूँ, कोई सोशल साइंटिस्ट ने लिखा है अबाउट द इंडियन मेडिकल सर्विसेज। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, और उन्होंने कहा है कि जब ब्रिटिश ये जो साइड ट्रैक किया है, जो इनको
मेन स्ट्रीम से जो हटाया गया है आयुर्वेदा को, या जो सिद्धा सिस्टम है और कई हमारे इंडियन सिस्टम्स है, जो कि एक एक्चुअली देखा जाए तो इवन मेन स्ट्रीम मेडिसिन जो था ये साइंस नहीं था, ये एक कला था, चिकित्सा कला था। अभी चिकित्सा कला को हमने चिकित्सा विज्ञान बना दिया है। तो चिकित्सा कला क्यों था? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी डिफरेंट, अलग अलग रेस होते हैं, अलग अलग, इवन सेम रेस में एक दवाई एक को असर करता दूसरे को नहीं करता है, रिएक्शन करता है। इट इज़ नॉट लाइक अ मशीन कि आपने स्कॉर्पियो बना दिया एक स्पेसिफिकेशन से, अब उसको हम मैकेनाइज्ड मॉडल में कर दिया उसको, तो उससे जो कला चला गया। और जो चिकित्सक होता था वो एक कलाकार होता था, और उसके पास एक ऑटोनॉमी होता था कि हम मरीज को देखेंगे, उसका चाल चलन, उसका जो भी उसका अलग अलग, जैसे आयुर्वेदा में कहते हैं अलग अलग उसका प्रकृति होता है, मॉडर्न साइंस में होता था कि उसको देख के एक कलाकार जैसे उसके लिए एक अलग से हम ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। जैसे वो एक आज़ादी होता था एक चिकित्सक के पास। और अभी क्या धीरे धीरे इन्होंने कंट्रोल करना चालू किया। पहले तो जो दूसरे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन थे, ब्रिटिश ने अपना इंडियन मेडिकल सर्विस बनाया, तो उसमें जो ब्रिटिश डॉक्टर्स थे उन्हीं को पूरा ये होता था, प्रिविलेज होता था। इंडियन डॉक्टर्स को वो पूरा एमबीबीएस भी नहीं करने देते थे, लाइसेंसिएट करते थे, उनको एक लोअर स्टेटस में रखते थे। और जो भी उन्होंने फिर एफआरसीपी एफआरसीएस कुछ लोगों को कराया यहाँ से, अपने वो बना लिए, उनके जो डिसाइपल्स बना लिए। तो दे विल प्रोमोट दी उनका जो मेन स्ट्रीम मेडिसिन था। ये नहीं है कि मेन स्ट्रीम मेडिसिन में अच्छी चीज़ें नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर अगर हम जो हमारे जो सिस्टम्स थे उसको भी लेके चलते तो हमको और भी हमारे जितने भी जड़ी बूटियाँ हैं, इतना हमारा डाइवर्सिटी है, एनवायरमेंटल डाइवर्सिटी है, हर्ब्स है, ये है, उनमें भी कई ऐसे हैं जो कि इफ़ेक्टिव है। और कई चीज़ें मॉडर्न मेडिसिन में भी हर्ब से लिए हैं, तो उतना वो चीज़ को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया उस पर रिसर्च। और ये फार्मा ड्रिवन और फार्मा इंडस्ट्री ड्रिवन हो गया है। और अभी जैसे हो गया है कि अभी जैसे इन्होंने कहा, शिवंक ने कहा कि इवन जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका है, ब्रिटिश है, वहाँ पे भी जो एवरेज डॉक्टर है वो भी आज़ाद नहीं है अभी। बल्कि हमको तो लगता है कि हमारे यहाँ डॉक्टर ज़्यादा आज़ाद है। यहाँ तक कि उन्होंने जो डॉक्टर ने आइवरमेक्टिन प्रिस्क्राइब किया उसका लाइसेंस छीन लिया। हमारे कंट्री में कम से कम ऐसा नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया, एक गाइडलाइन बना दिया। अभी क्या है कि डॉक्टर का कुछ खुद का कला नहीं रहेगा। अभी वो समझ रहे हैं कि ये दवाई हमको देना है, फिर भी वो दवाई वो नहीं दे पाएगा। उसको इलीगल कर दिया कि ही और सी कैन नॉट प्रिस्क्राइब दिस। वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा ये स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में। हमारे यहाँ क्या, एवरीथिंग इज अनरेगुलेटेड। एक फ़ायदा ये है अनरेगुलेटेड का, ये फ़ायदा है कि इस टाइप के गलत गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए शायद यहाँ फेल हो जाता है। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा कंट्री है और डाइवर्स है, तो कोहेजन नहीं होना। जैसे मैं तो इनका दोस्त है वो ज्यादा गुलाम है ना, वो ज्यादा थोड़ा, गुलाम है ना, जिन्होंने आइवरमेक्टिन को प्रेस्क्राइब किया, उनकी लाइसेंस सीज कर ली, तो ज्यादा गुलाम है ना। गुलाम है। तो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहिए ना। एक वैश्विक कोलैबोरेशन हमें बनाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की तरफ और हमें जाना थोड़ा पड़ेगा। जैसे मैं यूहान का जो स्लोगन है एनार्की का फ्रीडम, तो एनार्की अच्छा होता है तभी फ्रीडम है। जितना हम होमोजेनाइज होंगे हमको कंट्रोल करना इजी होगा। तो थोड़ा बहुत एनार्की और थोड़ा बहुत तो और क्या है कि हर कोई इस चंगुल में आ जाता है। देखिए अभी हमारे जो साथी है, जो यंग साथी है, या उनको अभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को भी इन्होंने अंडरमाइन कर दिया है। जैसे संस्थाएं हैं ना, अभी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में नए नए जो गाइडलाइंस आ रहे हैं, हमारे टाइम नहीं था कि हर टीचर को, हर स्टूडेंट को इतना पब्लिकेशन करना पड़ेगा, इतना रिसर्च ग्रांट लाना पड़ेगा। अभी रिसर्च ग्रांट कहाँ से लाएगा वो, गवर्नमेंट तो देता नहीं है। तो 57% ऑफ द रिसर्च ग्रांट इज गिवन बाय द बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसके पहले रॉकफेलर फाउंडेशन रिसर्च ग्रांट देता था। तो उनके जो खुद के रिसर्च टॉपिक्स है उसी में वो शोध करने के लिए पैसा देते हैं। तो वो अपना एजेंडा जो है उसी को प्रमोट करते हैं। अब वो जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे, स्टूडेंट एमडी नहीं पास होगा, एमएस नहीं पास होगा, उसके बाद जो टीचर को है उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो वो रिसर्च ग्रांट जल्दी जल्दी करना पड़ता, जल्दी जल्दी पब्लिश करना पड़ता, पैसे मिलते हैं तो पूरे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के घेरे में आ जाते हैं ये। और ऐसे लोग जो ज़्यादा रिसर्च करेंगे, ज़्यादा ग्रांट लेंगे, वो सीनियर डायरेक्टर लेवल में पहुंच जाएंगे। अब वो कैसे वो
वो स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं ना उसके। और वो ये भी सोचते हैं, ये बात भी है कि हर कोई को पूरा इतना बैकग्राउंड नहीं मालूम होता, इतना डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। वो ये सोचते हैं कि वो तो समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लोगों को ट्रीटमेंट कर रहा है, गरीबों को। तो ये सब एक ऐसा बन गया है कि उनको समझाना मुश्किल है कि ये। शिवांग, बहुत जबरदस्त बात डॉक्टर साहब आपने की। शिवांग, क्योंकि हम लोग 1 घंटा बातचीत कर चुके हैं, मैं तो आपके साथ सीरीज करना चाहता हूं और करूंगा भी, क्योंकि हम लोगों की तैयारी चल रही है, अभी OTT की लगभग फाइनल स्टेज में हैं हम लोग, तो आपसे सीरीज भी करेंगे। आज मैंने क्यों चुना, आपको ताज्जुब होगा कि आज इतनी बड़ी जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल घटना घटी है बिहार में, एक पॉलिटिकल लीडर दूसरे पॉलिटिकल के संगठन में जाकर के हाथ मिलाया और अब नई सरकार वहां पर बन रही है। और वहां जो मैं आज सड़कों पर जो प्रायोजित युवा थे, जो उनके पार्टी के समर्थक थे, मैं उनको देख रहा था। मैं बहुत एक प्रकार से दुखी था कि हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं। उनको इसमें इंटरेस्ट है कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है और कौन डिप्टी CM बन रहा है और कौन किसका छोड़ रहा है साथ, किसके साथ जा रहा है। ये उन युवाओं के लिए शिवांग, इसलिए मैंने जानबूझ करके, बहुत शोर है आज टेलीविजन स्क्रीन पे, और ये बहुत हिम्मत की बात है कि वो उस न्यूज को छोड़ करके मैं कुछ इंडिया मूवमेंट के ऊपर चर्चा करूं, या जो बिगर कॉन्स्पिरेसी है पूरी दुनिया में जो चल रही है उसके ऊपर चर्चा करूं, और अपने युवाओं को, अपने देश के दर्शकों को ये बताने की कोशिश करूं कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये बहुत सुपरफिशियल है, इस पर से ध्यान हटाइए, नहीं तो हम सभी कुछ नहीं बचेंगे, ये इधर से उधर, उधर से इधर भी नहीं जा पाएंगे। तो उन युवाओं के लिए आपका क्या संकेत है, क्या आपका निर्देश है शिवांग जी? देखिए, निर्देश तो नहीं, लेकिन एक देश राय के और देंगे, जितने क्या भी राय है आपकी? बिल्कुल, जितने भी साथी हैं, जितना भी युवा है हमारे देश के, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये जो पार्टियां हैं, ये जो नेता जो करते हैं कि वोट तो इस पार्टी से ले लिया, एक बात बता के इस पार्टी से वोट ले लिया, और कल को जाके उस पार्टी को छोड़ के किसी और में शामिल हो गए, किसी और में तो इस बात पे तो केस लगना चाहिए, इस बात पे तो उन्हें जेल के अंदर भेजना चाहिए कि आपने विश्वासघात किया लोगों के साथ। भाई वोट किसी और के नाम पे ले लिया और कहीं और गए, उसके बाद वादा करने के बाद, वचन देने के बाद मुकर गए, तो इस बात का तो केस चलना चाहिए, जेल के अंदर जाना चाहिए इन लोगों को कि भाई मुकरे कैसे बाद में। तो इस चीज का हमारे देश के युवाओं को समझना पड़ेगा, आपस में ना लड़कर, कि हमारे देश की असली समस्या क्या है, समस्या क्या है, उस समस्या का मूल क्या है, इसको गहराई से समझना पड़ेगा कि अगर देश के अंदर गरीबी है, मूल जा रहा है 7 समंदर पार, मूल जा रहा है 7 समंदर पार, है ना? वो जड़ कहीं और है। वो ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लोगों का अचानक से दिमाग खराब हो गया है कि एक दूसरे से लड़ेंगे मिलके। तो किसी भी मुसलमान को गाली देने से पहले या मुसलमान हिंदुओं को गाली देने से पहले, आपस में लड़ने से पहले, जातियों को आपस में लड़ने से पहले समझना पड़ेगा कि हम भारत के लोग, हमारी एक ही जाति है, भारतीय जाति, उसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, हमारी एक ही जाति है भारत के लोगों की। और उस जाति को दुनिया के अंदर अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन करना है, दुनिया के अंदर अगर उसको विश्व गुरु का स्थान फिर से हासिल करना है भारत के लोगों को, तो सबसे पहले एक होना पड़ेगा, सबसे पहले एक होना पड़ेगा। अगर दुनिया के अंदर कोई भी परिवर्तन करना है, जब तक एक नहीं होंगे तब तक वो दुश्मन जीत रहा है, वो लोग जीत रहे हैं, उनका पूरा का पूरा फाइनेंस, पूरा का सब कुछ, सबसे बड़ा उनका हिस्सा इसी चीज पे लगता है कि लोगों को बांट के रखा जाए, इन नेताओं के माध्यम से, पार्टियों के माध्यम से और इन संस्थाओं के माध्यम से। तो उनका पूरा का पूरा इसी चीज के ऊपर है। तो युवा सबसे पहले इस बात को समझे कि हमारा दुश्मन है कौन, लड़ाई है किससे, देश के अंदर समस्या क्या है, उस समस्या की गहराई में बैठा कौन हुआ है जो इस चीज को संचालित कर रहा है। हमारी सरकार किस बात से संचालित है? हर बात का समर्थन कर देना है, हर बात का विरोध कर देने की बात नहीं है, बात है क्या देश के भले के लिए, क्या देश के विरुद्ध है। इसको अगर हम देख के चलेंगे, किसी का भक्त ना होकर हम देशभक्त बने, तो सबसे अच्छी बात है। युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा, चाहे वो किसी पार्टी के भक्त ना बने, किसी सरकार के भक्त ना बने, क्योंकि एक बात हमारे यहाँ बताई गई कि भाई, भगत सिंह जी ने भी एक बात कही कि भाई राजभक्त होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है देशभक्त बनना, कि आप राजभक्त नहीं होने चाहिए कि भाई जो सरकार बोलेगी मैं करूंगा। चाणक्य के सरकार देश हो भी नहीं सकता, सरकार देश नहीं हो भी नहीं सकता। चाणक्य के समय में जो अमात्य राक्षस थे, वो नंद के वो थे, मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे उनके,
तो नंद अत्याचारी थे, तो चाणक्य उनको यही समझाते हैं कि तुम राज के भक्त हो, देशभक्त नहीं हो तुम। अगर देशभक्त होते तो राज्य जो गलत कर रहा है तुम्हें दिखाई दे जाता। तो आज जो लोग हैं, आज जो हमारे देश के अधिकतर युवा हैं, वो राज्य के भक्त बन गए हैं कि राज्य जो कर रहा है, देश जो कर रहा है, जो नेता जो कर रहे हैं, ये सब बढ़िया कर रहे हैं, कि ये तो गलत डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो देशभक्त में जब आप सोचना शुरू करेंगे देशभक्त के नजरिए से, तब आपको समझ आएगा ये डिसीजन तो गलत था देश के लिए। देश बनता किनसे? देश लोगों से बनता है, देश में रहने वाले। तो अगर कोई डिसीजन, कोई नीति देश के लिए गलत है, तो वो देशभक्ति की कैटेगरी में आ कैसे सकती है? तो उस नजरिए से वो चश्मा उतारना पड़ेगा राजभक्ति का, तो वो हटा के देखना पड़ेगा कि देश की समस्या क्या है, देश में बैठे ये लोग संचालित क्या कर रहे हैं। और अगर बाहर से संचालन हो रहा है, दोनों को वही लोग लड़ा रहे हैं, तो इसका मतलब उनके विरुद्ध में एक संगठन का निर्माण करना पड़ेगा देश के अंदर। देश के लोगों को एक साथ आके एक संगठन बनाना पड़ेगा। जिस दिन संगठन बन गया, जिस दिन समाज जाग गया, जिस दिन एक साथ आ गया, उस दिन वो उसी बात से डरते हैं। वो आपको इस बात से ही पता लग जाएगा कि वो सबके सामने क्यों नहीं आते। वो इन सरकारों के माध्यम से, इन कंपनियों के माध्यम से दुनिया पर शासन क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरते हैं। उन्हें लगता है, ये डर है उन्हें, कि जिस दिन हम सामने आ गए, उस दिन लोगों को पता लग गया, और अगर लोगों में विद्रोह हो गया तो उनके संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए उनका सबसे बड़ा डर है जन विद्रोह, लोगों का विद्रोह। लोग जिस दिन संगठित होकर उनके खिलाफ लड़ाई के लिए उतर है, उनके पास ऐसा कोई हथियार नहीं जिससे वो लोगों के विद्रोह को रोक दे। ना सेना रोक सकती है, ना कोई आधुनिक हथियार रोक सकता है। जब लोग ही विद्रोह कर देंगे तो कोई हथियार काम नहीं आता। आप जैसे इन्फॉर्म्ड युवा और चरित्रवान युवा के माध्यम से, क्या मैं आज ये जो 9 अगस्त का दिन है, इतना पवित्र दिन है, इस पवित्र दिन पर क्या हम लोग एक कोई घोषणा कर सकते हैं कि ये खाली क्विट इंडिया नहीं हो, परंतु अगर इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा है तो हम भी एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार करें, और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा हो जिसमें इनके देशों में रहने वाले, मतलब आज अमेरिका में हो या ब्रिटेन में हो या यूरोप में, जो इनकी गुलामी के डायरेक्ट शिकार हुए हों, उनको भी इकट्ठा किया जाए, और एक ग्लोबलिस्ट विजन के साथ, एक ग्लोबलिस्ट ह्यूमनिस्ट एजेंडा जो है, उसको सामने में रख करके, ग्लोबलिस्ट ह्यूमनिस्ट एजेंडा को लेकर के नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार किया जाए। बिल्कुल, हाँ, उसे हम कोई भी शब्द दे सकते हैं, अपने भारतीय शब्द दे सकते हैं, हिंदी में, संस्कृत, कुछ भी। बात है कि जब तक भारत विश्व गुरु था, तो पूरी दुनिया में शांति स्थापित थी। भारत विश्व गुरु अमेरिका की तरह नहीं बना था कि दुनिया में देशों में अत्याचार करके, लोगों को मार के, काट के तब विश्व गुरु बना था। दुनिया में शांति स्थापित करवा के तब भारत को विश्व गुरु बोला गया था, कि दुनिया के अंदर अगर कहीं और भी अत्याचार है तो भारत का राजा वहां पे शांत करवा देगा उस बात को। तो अगर जिस दिन हम ताकतवर हो गए, जिस दिन भारत ताकतवर हो गया, उस दिन दूसरों की मदद करने में सक्षम हो जाएगा। उस दिन दुनिया के देशों को संगठित करने में सक्षम हो जाएगा। जो देश इन लोगों के विरुद्ध लड़ना चाहते हैं, जो इनके गुलाम हैं, उनके उस देश में भी लोगों के बीच में वो आग लगाकर, वो लोगों के बीच में मन के अंदर आग लगाकर लोगों को दोबारा खड़ा करके इन लोगों को हटाया जा सकता है पूरी दुनिया के अंदर से। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि भारत खुद ताकतवर बने, हम संगठित होके। जिस दिन भारत उन लोगों के हाथ में आ जाएगा जो सच में देशभक्त हैं, तब मुझे पक्का यकीन है कि दुनिया में परिवर्तन भारत ही कर सकता है। भारत के पास ही वो शक्ति है, वो आध्यात्म की शक्ति है, जो पूरी दुनिया के अंदर परिवर्तन ला सकती है, और दुनिया में और कहीं मुमकिन है नहीं। डॉक्टर बैनर्जी, अब आप हैरान होंगे डॉक्टर बैनर्जी कि मैंने आप दोनों को क्यों चुना। इसलिए चुना आज 9 अगस्त के दिन, क्योंकि मैं सुबह से आज, मैं वैसे कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया देखता नहीं, लेकिन जर्नलिस्ट हूं तो जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स है उस पर नजर रखनी पड़ती। मैं सुबह से देख रहा हूं ये जो सारे कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया पे, अब आप इस्तीफा दे देंगे, अब आप राजभवन जा रहे हैं, अब पैदल मार्च करेंगे, और अब इतने विधायकों का समर्थन मिल गया है, ये सब नाटक चल रहा है, और वो अपने नाटक में कामयाब भी हो रहे हैं, जैसा भी हो रहा है, दोनों पक्ष की बात मैं कह रहा हूँ। तो मैं वहां युवाओं की भीड़ आखिर में देख रहा था शाम के वक्त, और कुछ युवाओं की हमने साउंड बाइट्स देखे टेलीविजन पे, तो मैं बहुत विचलित हुआ। मैंने कहा कि आज ये तो नहीं होगा, मैं इस पर तो कोई कार्यक्रम नहीं करूंगा, और 9 अगस्त के दिन मैं यही कार्यक्रम करूंगा। भले ही दर्शक मुझे देखें ना देखें वो अलग, लेकिन मैं ये करूंगा, और मैं आम जन के बीच शिवांक यादव के विचारों को लेकर के जाऊंगा। और आज शिवांक यादव जी ने कंफर्म कर दिया है, डॉक्टर बैनर्जी, कि हमारा देश शिवांक जैसे
युवाओं के हाथ में सुरक्षित है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। पटना में जो उन्मादी भीड़ है, मैं उन्मादी भीड़ को कहता हूं, अपने शिवांक जैसे इन्फॉर्म्ड, योग्य साथी के नेतृत्व में आओ, इनके साथ आओ, इनका ज्ञान का मार्गदर्शन प्राप्त करो। शायद तुमको बेहतर नॉलेज होगा और ये जो आपसी वैर है, वैमनस्य है, ऊंच नीच है और कटुता है, शायद ये खत्म होगी। और मुझे लगता है कि 9 अगस्त के दिन वैश्विक ह्यूमनिस्ट एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, एक ग्लोबल माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शिवांक। आपसे बिल्कुल आपका लंबी बातचीत हम जारी रखेंगे और आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांक। और डॉक्टर बैनर्जी, आज आपको बोलने का कम मौका मिला, लेकिन जितना बोले हैं आप, बहुत जबरदस्त बोले हैं। मैं दोबारा फिर आपसे सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा। आपने जो बोला विश्व गुरु इसलिए बनेगा कि हमारे पास युवा सबसे ज्यादा है पूरे है देश और शिवांक जैसे युवा हैं, शिवांक और जैसे युवा हैं है, हमारे साथ। और युवा बिल्कुल ओरिजिनल थिंकिंग वाले युवा है। ये बिल्कुल सबसे बिल्कुल अच्छा है। बहुत ही बिल्कुल। हमको खुशी हुआ और हमको आज सुनने में ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू। नहीं, हमें बहुत- अपने बुजुर्गों का मार्गदर्शन मिलेगा तो बिल्कुल इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल मिलेगा, देश बिल्कुल को मिलेगा। सामने। अभी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया है और उसके चेयरमैन हैं ये, और पूरी दुनिया के जी। डॉक्टरों को साथ में ला रहे हैं, दुनिया के शोधार्थी को साथ में ला रहे हैं। और आपको जी। साइंटिफिक फैक्ट्स जो हैं वो अगर आपको चाहिए तो डॉक्टर बैनर्जी उसमें काफी मदद आपको करेंगे, काफी बिल्कुल। मदद करेंगे। बहुत बहुत जी। शुक्रिया आप दोनों का। जी। तो कल नमस्कार, 7:30 बजे धन्यवाद। आप, नमस्कार, कल 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आशुतोष पर मत दीजिए। नमस्कार।